इंट्रोडक्शन। क्राइम एंड पनिशमेंट शायद दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी क्राइम स्टोरी है। यह पहली बार था जब किसी नॉवेलिस्ट ने एक क्रिमिनल के दिमाग और उसकी सोच को इतनी गहराई से दिखाया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक वार्निंग है, एक ऐसी स्टोरी जो हमें दिखाती है कि अकेलापन, ओवरथिंकिंग और मॉरल कन्फ्यूजन का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तोयेव्स्की इस नॉवल के जरिए एक सिंपल बात बताते हैं, दुख और तकलीफ के बिना असली खुशी, रिडेम्पशन और जीवन का मतलब नहीं मिलता। ये नॉवल दर्द, गिल्ट और साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हर कैरेक्टर के दिल और दिमाग की कैफियत को बहुत अच्छे से दिखाया गया। दोस्तोयेव्स्की ने इस नॉवल को लिखते वक्त अपनी पर्सनल लाइफ से भी बहुत कुछ लिया। उनका साइबेरिया की जेल का अनुभव, जहां वो खुद 4 साल तक कैदी थे, उसने पनिशमेंट वाले सीन्स को इतना रियल बनाया। दोस्तोयेव्स्की का पहले लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल थिंकर होना और बाद में उस आइडियोलॉजी से उनका डिसअपॉइंटमेंट, ये सब रस्कोल्निकोव की सोच और उसके क्राइम में रिफ्लेक्ट होता है। नॉवेल में एक कैरेक्टर है लेबेज़्यातनिकोव। उसका नाम एक रशियन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है चापलूसी करने वाला। वो नए फ्लैशी पॉलिटिकल और सोशल थ्योरीज का सपोर्टर है जो उस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में पॉपुलर हो रही थी। दूसरा कैरेक्टर लुजिन एक सरकारी अफसर है। वह हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं उसकी सच्चाई या उसकी सेल्फिश सोच एक्सपोज न हो जाए। वो नाइलिज्म का नाम लेकर अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करता रहता है। 1866 में जब क्राइम एंड पनिशमेंट पब्लिश हुई तो दोस्तोयेव्स्की की लाइफ ही बदल गई। क्रिटिक्स भी इम्प्रेस हुए और पब्लिक ने भी इस नॉवल को हाथों हाथ लिया। इसकी सक्सेस की वजह से दोस्तोयेव्स्की अपने कर्ज से कुछ हद तक निकल पाए, खासकर उस वक्त जब उनके भाई की मौत के बाद उन्हें पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। ये नोवेल उनके लिए एक नई उम्मीद बनकर आई, मुश्किल से ही सही, पर दोस्तोयेव्स्की जिंदगी के आखिरी दिनों में संभल गए। रस्कोल्निकोव एक फॉर्मर लॉ का स्टूडेंट है जो सेंट पीटर्सबर्ग की एक पुरानी खराब बिल्डिंग के ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रहता है। वो जिस्म से कमज़ोर है, पुराने कपड़ों में रहता है, पैसे कम हैं, लेकिन फिर भी वो हैंडसम, इंटेलिजेंट और अपने ऊपर गर्व करता है। उसे लगता है कि वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों से सुपीरियर है और सोसाइटी के भले के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके दिमाग में एक खतरनाक मर्डर का ख्याल चल रहा होता है। एक दिन वह एक बूढ़ी औरत अलियोना इवानोवना के घर जाता है। वो एक पॉन ब्रोकर है। वह लोगों का सामान गिरवी रखकर पैसे देती है। रस्कोल्निकोव उसके पास अपनी घड़ी गिरवी रखकर थोड़े पैसे लेता है, लेकिन उसके दिमाग में इस दौरान कुछ और ही चल रहा होता है। वो उस औरत का मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा है। वो सोचता है, ये औरत दुनिया को क्या देगी? कुछ नहीं, पर अगर मैं इसे हटा दूं तो किसी का क्या जाएगा? शायद कुछ लोगों का भला ही होगा। इसके बाद वह एक शराब खाने में जाता है जहां उसकी मुलाकात मार्मेलादोव से होती है। मार्मेलादोव एक शराबी आदमी है। वो 5 दिन से लगातार पी रहा है क्योंकि वो अपनी नौकरी गंवा चुका है। उसकी बेटी सोनिया मजबूरी में प्रोस्टिट्यूशन करने लगी है ताकि घर का खर्च चल सके। अगले दिन रस्कोल्निकोव को उसकी माँ का एक खत मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी बहन दुनिया की शादी एक आदमी से होने वाली है। उस आदमी का नाम है लुजिन, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, और हम सब जल्दी ही सेंट पीटर्सबर्ग आ रहे हैं तुमसे मिलने। ये खबर सुनकर रस्कोल्निकोव परेशान हो जाता है। उसी शाम एक शराब खाने में वो एक स्टूडेंट और ऑफिसर को बात करते हुए सुनता है। वो कह रहे होते हैं कि अलियोना इवानोवना जैसी औरतें अगर मर जाएं तो सोसाइटी का कितना भला होगा। ये बात रस्कोल्निकोव के अंदर गहराई से बैठ जाती है। उसे अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन वाली थ्योरी पर और विश्वास होने लगता है। रात को रस्कोल्निकोव अलियोना के घर जाता है और एक भारी कुल्हाड़ी से उसका मर्डर कर देता है। उसकी बहन लिजावेता अचानक वहां आ जाती है। वो उसे भी मार देता है। मर्डर के बाद रस्कोल्निकोव घबराहट और डर के साथ वहां से भागता है, लेकिन किसी तरह बचकर अपने कमरे तक पहुंच जाता है। अगले दिन पुलिस का नोटिस आता है। रस्कोल्निकोव को एक छोटे से विटनेस केस के लिए स्टेशन बुलाया जाता है। वहां बैठते हुए मर्डर की ही बात होने लगती है। रस्कोल्निकोव बेचैन हो जाता है और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है।
पुलिस के अंदर शक पैदा हो जाता है। वो अगले 4 दिन तक बुखार और हेलुसिनेशन में पड़ा रहता है। होश आने पर पता चलता है कि उसकी मेड नास्टासिया और उसका दोस्त रजुमिखिन उसका ध्यान रख रहे थे। इस दौरान मर्मेलादोव एक गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। रस्कोल्निकोव उसकी विडो और बच्चों को 3 रूबल्स देता है और सोनिया से दोबारा मिलने का वादा करता है, क्योंकि गिल्ट और डर उसे खा रहे होते हैं। रजुमिखिन रस्कोल्निकोव को बताता है कि पुलिस अब उस पर मर्डर का शक कर रही है। शायद बुखार में उसने कुछ बोल दिया होगा। एक दिन रस्कोल्निकोव उठता है और देखता है कि राजुमिखिन, उसकी माँ और दुनिया उसके कमरे में है। वो ऑकवर्ड महसूस करता है और वहां से निकल जाता है। वो अलियोना और लिजावेता के कमरे के पास भी जाता है, जहां एक भीड़ जमा है। पता चलता है कि एक पेंटर निकोलस ने मर्डर की कन्फेशन कर ली है। पुलिस स्टेशन में उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर पोरफिरी पेट्रोविच से होती है। वो एक चालाक और साइकोलॉजिकल इंस्पेक्टर है। दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है। रस्कोल्निकोव को लगता है कि पोरफिरी उसे सस्पेक्ट कर रहा है। इसी दौरान एक रेस्टोरेंट में रस्कोल्निकोव, दुनिया और लुजिन के बीच बहस होती है। लुजिन की रूड बातों से सब नाराज होते हैं और दुनिया उससे एंगेजमेंट तोड़ देती है। रस्कोल्निकोव गुस्से में वहां से चला जाता है। वो सोनिया से मिलता है और उसे बाइबल से लाजरस की कहानी पढ़ता है, जो रेजरेक्शन और रिडेम्पशन की सिंबॉलिक कहानी है। सोनिया उसे अपनी मजबूरियों के बारे में बताती है और रस्कोल्निकोव धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। अगली सुबह एक और कन्फेशन होती है। इस बार एक मजदूर निकोलाय स्वयं को किलर बताता है, लेकिन पोरफिरी और रस्कोल्निकोव जानते हैं कि सच कुछ और है। इसके बाद रस्कोल्निकोव सोनिया को सच बताता है कि वही मर्डरर है। सोनिया उसे कहती है, तुम्हें दुनिया के सामने सच कन्फेस करना चाहिए, तभी तुम्हें अपने गिल्ट से मुक्ति मिलेगी, तभी तुम्हारा ज़मीर आज़ाद होगा। पोरफिरी भी एक दिन उसे कह देता है, मुझे यकीन है कि तुम ही मर्डरर हो, लेकिन मेरे पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। अगर तुम खुद कन्फेशन कर लो तो तुम्हारी सज़ा कम हो सकती है और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। रस्कोल्निकोव अब समझ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपनी माँ से मिलता है, दुनिया से माफ़ी मांगता है और सोनिया से एक क्रॉस लेता है जो उसके गिल्ट और रिडेम्पशन का सिंबल है। एक दिन रस्कोल्निकोव चौराहे पर जाकर कन्फेशन करता है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। दूर खड़ी सोनिया की आंखों में दर्द भी है, प्यार भी, उम्मीद भी। 1 साल बाद रस्कोल्निकोव साइबेरिया के जेल कैंप में है। 9 महीने बीत चुके हैं। सोनिया जेल के पास वाले शहर में रहती है, रोज उससे मिलने आती है। कोर्ट उसकी कन्फेशन और नीयत देखकर उसे मौत की सज़ा की बजाय 8 साल की कैद देती है। उसकी माँ दुख में मर जाती है। रजुमिखिन और दुनिया शादी कर लेते हैं। रस्कोल्निकोव पहले खुद को सही मानता है, उसे लगता है उसकी थ्योरी सही थी, लेकिन धीरे धीरे सोनिया की मोहब्बत और अपने अंदर के गिल्ट के सामने वो टूट जाता है। उसे समझ आता है मेंटल सुपीरियॉरिटी एक खोखला ख्याल था। असली रिडेम्पशन इंसानियत, प्रेम और सैक्रिफाइस में है। थीम्स इन क्राइम एंड पनिशमेंट। 1. एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी। क्राइम एंड पनिशमेंट की सबसे गहरी थीम है एलिनेशन, यानी एक इंसान का सोसाइटी से धीरे धीरे अलग हो जाना। कहानी की शुरुआत में रस्कोल्निकोव का गुरूर उसे सबसे दूर कर देता है। उसे लगता है कि वो दूसरों से अलग है, उनसे बेहतर है। इसी वजह से वो किसी से भी ढंग से जुड़ नहीं पाता। उसकी अपनी पर्सनल फिलॉसफी है कि लोग सिर्फ टूल्स होते हैं, यानी वो लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की चीज़ समझता है। जब वो अलियोना इवानोवना, एक पॉन ब्रोकर, और उसकी मासूम बहन लिजावेता को मारता है, तो उसका असली इरादा ये साबित करना होता है कि वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन है जो सोसाइटी के मॉरल रूल्स से ऊपर है। लेकिन मर्डर के बाद गिल्ट और कन्फ्यूजन में वो अंदर से टूटने लगता है और अपने दोस्तों और फैमिली, खासकर रजुमिखिन, माँ और बहन, से और दूर चला जाता है। लेकिन जब उसकी मुलाकात सोनिया से होती है और वो उसके लिए दिल में नर्म एहसास महसूस करता है, तब उसके ईगो और सेल्फ सेंटर्डनेस की दीवार टूट जाती है। सोनिया का प्यार उसे सिखाता है कि इंसानियत और ह्यूमन कनेक्शन ही असली आज़ादी है। द मिसगाइडेड आइडिया ऑफ सुपरमैन। नॉवल के शुरू में रास्कोल्निकोव खुद को एक सुपरमैन समझता है, एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी के मॉरल रूल से ऊपर है।
उसका मानना है कि कुछ लोग जैसे नेपोलियन को कानून तोड़ने का हक होता है अगर उनका काम किसी बड़े पर्पस के लिए हो। यही सोच उसे पॉन ब्रोकर को मारने तक ले जाती है। वो इस मर्डर से साबित करना चाहता है कि वो भी उन्हीं एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में से है। लेकिन जैसे ही खून होता है, गिल्ट, फियर और बेचैनी उसके अंदर के बड़े बड़े दावे तोड़कर उसे छोटा बना देते हैं। उसे समझ आता है कि वो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन नहीं, बस एक आम इंसान है जो दर्द महसूस करता है, जो गलत काम पर पछताता है। शर्म और डर के मारे वो अपने दोस्तों और फैमिली पर गुस्सा करता है और उनसे दूर भागता है। वो खुद को बार बार यह समझाता है कि उसका क्राइम जस्टिफाइड था ताकि उसे खुद को बुरा न लगे। लेकिन जब वो सोनिया के सामने अपना दिल खोल देता है और उसके सामने सरेंडर कर देता है, तभी उसे असली फ्रीडम मिलती है। जब वो अपने सुपरमैन कॉम्प्लेक्स को छोड़ता है और प्यार और ह्यूमिलिटी को अपनाता है, तभी उसका स्पिरिचुअल रिबर्थ शुरू होता है। द साइकोलॉजी ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। दोस्तोयेव्स्की इस नॉवेल में एक अजीब और अनोखी अप्रोच लेते हैं। वो क्राइम और पनिशमेंट को दो अलग हिस्सों में नहीं दिखाते, बल्कि उनके साइकोलॉजिकल लिंक को खोलकर दिखाते हैं। नॉवेल का पहला हिस्सा क्राइम के बारे में है, लेकिन असली कहानी क्राइम के बाद शुरू होती है, जहां इंसान का दिमाग खुद उसका शिकंजा बन जाता है। रस्कोल्निकोव के अंदर गिल्ट, फियर, डिस्पेयर और सेल्फ डाउट का तूफान चलता रहता है। दोस्तोयेव्स्की ये समझाते हैं कि क्राइम का सबसे बड़ा पनिशमेंट कोर्ट या जेल नहीं होती, बल्कि अपनी ज़मीर का भार होता है। रस्कोल्निकोव का गिल्ट उसे वैसा ही जलाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खाती है। किसी भी लीगल पनिशमेंट से ज़्यादा दर्द उसके अपने अंदर का गिल्ट देता है। और जब आखिर में रस्कोल्निकोव अपने पेन और गिल्ट को स्वीकार करता है, तभी वो सच में इंसान बन पाता है।